आज के इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका प्रैक्टिस लेवल 2 है। 1 जो है प्रैक्टिस लेवल 1 है, जो आपको यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है बहुत पहले, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस लेवल का महत्व यही है कि हम इन जिन प्रश्नों को देंगे इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्न जो है आपको जितना हम वीडियो अपलोड किए उसी में से आपका 10 प्रैक्टिस लेवल के लिए दिया जा रहा है। ये सभी VBI है, आप इनको दिमाग पर रखिएगा। और इसका खास बात यह है कि हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और आपको दिमाग पे जोर देकर अपने मन में या कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है। जैसे कि जवाब कैसे देना है हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 ये क्वेश्चन है ना, तो 1 2 3 क्वेश्चन क्या करना है कि फर्स्ट का A या 2 का आपको B, 3 का C, ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है ताकि आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकें मैट्रिक एग्जाम के लिए, समय बचाने के लिए और सही जवाब बताने के लिए। और आपको हम दिमाग में ऐसा इस प्रश्न को सेट कर देंगे कि आप जवाब कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसका जवाब ये होगा कि ये होगा, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। जब भी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे आप तैयार हो जाइएगा। आपको ये माइंड सेट कर लेना है कि हमको इसका जवाब किसी हर हाल में देना है, चाहे जो भी हो। आप क्या जानते हैं आप खुद से आप कंफर्म हो ले कि हमको क्या पता है, ठीक है। ये अभी 3 प्रश्न है, इसके चैप्टर 2 चैप्टर 3 में हम 10 प्रश्नों को टोटल देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस लेवल 2 है और 1 वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, जो कि आपको यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा देखने को। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज है, सभी विषय के ऑब्जेक्टिव है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा तैयार जो सभी तैयारियां आप खूब आसानी से कर सकते हैं इस चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस लेवल को। पहला जो प्रश्न है, आप यहाँ गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। जब हम प्रश्न पढ़ें तो आपको कुछ ना कुछ माइंड में आया होगा कि हाँ बता कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, A राजस्थान, B दिल्ली, C तमिलनाडु, D बिहार। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, आप ये जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। हम प्रश्न को रिपीट करते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो इसका जवाब बताते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। यह बात आप दिमाग पर रखिएगा, ऑप्शन A सही है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। एकदम दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये सवाल जो छात्र या छात्राएं नहीं बता पाएंगे वो समझिए कि परीक्षा में उनको लड्डू आने वाला है, यानी कि 0। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यानी कौन है। कबूतर, हंस, मयूर यानी कि मोर, तोता को भोजपुरी में सुगो बोला जाता है, मोर है। आप बता सकते हैं कि तोता है कि सुगा है, मयूर है कि मोर है, हंस है कि हंस को हंसे बोला जाता है भोजपुरी में भी, कबूतर, ठीक है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अगर जो छात्र छात्राएं अगर मतलब कि ये प्रश्न भी नहीं बता पाएंगे तो कौन सा प्रश्न बता पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, चलिए हम इसका भी हम भी इसका जवाब दे रहे हैं कि इसका भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्या है, मयूर यानी कि मोर। चलिए सवाल नंबर 2 भी हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था। घटित होने का मतलब कि यह घटना कब घटी थी। चौरी चौरा ये भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर में कहा है, आप ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था। ऑप्शन है A 5 फरवरी 1922, B 5 फरवरी 1921, C 6 फरवरी 1922 को और D 6 फरवरी 1921 को। आप जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था। यह हत्याकांड जो हुआ था गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। इस हत्याकांड में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। आप इस घटना को आप याद कीजिए, जब आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो आपको याद होगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था। एक देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के, वहीं ये कांड हुआ था। आप इसको बता सकते हैं चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। हम बताते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड घटित हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। आप इस बात को ध्यान पर रखेंगे। और कहाँ घटित हुआ था, तो गोरखपुर में, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए ऑप्शन A सही है। अब क्लियर कर देते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। सवाल नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सवाल नंबर 3 चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में घटित हुआ था। चलिए अब सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। चलिए 4 नंबर जो सवाल है
कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, इस प्रश्न को देख सकते हैं 4, 5, 6, 7। इसके बाद 3 और प्रश्न आपको मिलेगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव और डी अजैव। आप ध्यान दीजिएगा, इस अनवीकरणीय में अ लगा हुआ है और नवीकरणीय में अ नहीं लगा हुआ, ये ब्लैंक्स है। कोयला किस प्रकार का संसाधन, आपको क्लू हम दे दिए हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि प्रश्न चौथा का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप निश्चित रूप से लिखेंगे इस चीज को कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जिसमें अ लगा होगा वही जवाब होगा। आप याद रखेंगे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 है, मरुस्थलीय मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य यानी स्टेट में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में यानी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय, मरुस्थल से किस स्टेट का बोध हो रहा है, आप ध्यान पर लगाइए कि मरुस्थल से किस राज्य का बोध हो रहा है। मरुस्थल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है आपको याद पड़ जाए। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, यानी कि खरीफ फसल की श्रेणी में कौन सी फसल आती है, जिसमें ऑप्शन ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। खरीफ फसल की श्रेणी में कौन सा इसमें से जो है अनाज संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चावल, यानी कि खरीफ फसल जो चावल जो है खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। सवाल नंबर 7 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं, नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से आते हैं, इस बात को आप गौर कीजिएगा, तब जाकर प्रश्न आपको समझ आए। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप इस बात को गौर कीजिएगा। सुनामी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। आप गौर कीजिएगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा है कि आदमी लेकर के आता है, मनुष्य लेकर के आता है। बाढ़ अपने आप आता है, प्रकृति द्वारा आता है कि मनुष्य लेकर के आता है। आतंकवाद अपने आता है कि मनुष्य लेकर के आता है। और ऑप्शन डी है भूकंप अपने आता है कि मनुष्य लेकर के आता है। तो जाहिर सी बात है जो सुनामी है जिसमें शहर के शहर निगल लेता है सुनामी, बाढ़ जो है जिसमें गांव के गांव बह जाते हैं, आतंकवाद जो कि मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है। आतंकवाद जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, आतंकवादी जिसको हम कहते हैं, आतंकवाद मनुष्यों के द्वारा किया गया है। और भूकंप जो है, भूकंप में शहर के शहर ध्वस्त हो जाते हैं, यानी कि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी सही है। चलिए चारों को हम क्लियर कर देते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 5 है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल चावल है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सवाल नंबर 7 है, तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो है आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे 8, 9, 10। आपको जो भी प्रश्न याद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपको याद होते जाएं प्रश्न को। अगर जो प्रैक्टिस नहीं किए हो छात्र, जितना जोड़ना है आप छात्र को जोड़ सकते हैं प्रैक्टिस लेवल अपना बढ़ाने के लिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और एक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो का आप लाइक जरूर करते चलेंगे आप लोग। तो चलिए हम अब 8, 9, 10 देखते हैं लेवल। सवाल नंबर 8 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न को पहले समझिए, इसके बाद जवाब पर जाइएगा। प्रश्न को जब अच्छे से समझ जाएंगे तो जवाब देना उसका बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले माइंड को शांत कीजिए और प्रश्न को समझिए कि भारत के किस राज्य में या भारत में किस राज्य स्टेट में प्रति व्यक्ति यानी कि एक एक व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। माने आय जो है उसका होता है यानी कमाई या आमदनी सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी गोवा। आप यहां पर देख सकते हैं गोवा सब है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि कमाई एक एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा है, या वो मंथ में हो या ईयर यानी कि पूरे साल में हो। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा गोवा। यानी कि इसका हम जवाब एक लाइन में देते हैं कि भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं, 9 देखते हैं। 8 क्लियर हो गया।
9 है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। अगर सोना का आभूषण जो गहना बन जाता है, इस लड़कियां सब जवाब अच्छा से दे देगी, जो छात्राएं हैं इस प्रश्न को अच्छे से समझ सकेंगी। और छात्रों को भी जानना जरूरी है कि अगर हम मार्केट में बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, किसी सोना के गहना खरीदने जाते हैं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, यानी कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, उस चीज को हमको जानना जरूरी है। प्रश्न क्या है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। सरकार द्वारा एक मार्क यानी कि चिन्ह जो होता है, एक उस पर हर प्रति गहना पर दिया हुआ है सरकार की तरफ से। उस गहना पर आप जब चिन्ह को देख लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वो शुद्ध है। लेकिन उसमें इस 4 ऑप्शन दिया, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। ए एग मार्क, बी ISI मार्क, सी हॉल मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। छात्राएं बता सकती है बिल्कुल आसानी से कि सोने का आभूषण जब गहना खरीदने जाती हैं आप लोग या आपके परिजन जाते हैं खरीदने के लिए, माता पिता कोई भी व्यक्ति जाते हैं साथ में, तो पहले क्या देखा जाता है आज के समय में, पहले का समय छोड़ दीजिए, आज के समय में क्या देखा जाता है गहना में कि उसका शुद्धता, माने शुद्धता को हम कैसे परखेंगे कि शुद्ध सोना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हॉलमार्क। यानी कि जब भी हम बाजार में सोने की गहना या आभूषण खरीदने जाते हैं तो पहले हम देखते हैं, उसको उलट पुलट के खूब अच्छे से देखते हैं कि उस पर हॉलमार्क कहीं है कि नहीं, यानी सरकार द्वारा जो चिन्ह दिया गया है उस पर प्रिंट है कि नहीं उस गहना पर। अगर वो प्रिंट है, हॉलमार्क है, तो आभूषण जो है बिल्कुल शुद्ध है, यानी ऑप्शन सी सही है, हॉलमार्क। चलिए सवाल नंबर 10 है गिरमिटिया किसे कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है गिरमिटिया किसे कहते हैं या गिरमिटिया मजदूर, हम यहाँ लिख देते हैं गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं या कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ये अगर सवाल आप पूछिएगा ना 80 साल के मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हो गए अपने बाबा बाबा से पूछिएगा तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे पहले के जमाने में, यानी कि कुछ 40 साल पहले जाइएगा पीछे तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, गिरमिटिया क्यों कहा जाता था, पूरा विस्तार से आपको बता सकते हैं, क्योंकि बुक में भी आपको पढ़ना है, पढ़ के भी आप जान सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को, यानी कि जो बंध गया, किसी एवज में बंध गया मजदूर जिसको हम रख लिए पूरी तरह से, अनुबंधित मजदूर को। बी रोगियों को। सी छिपकली को। बताइए इस ऑप्शन में छिपकली का क्या काम है, छिपकली को कह रहा है। डी अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते, हम क्लू दे चुके हैं, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका जवाब। ऑप्शन 10 का ए बी सी डी कौन सही होगा, जवाब तो हम इसे बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए होगा, अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को। तो चलिए अब हम एक बार में आपको लोगों को क्लियर कर देते हैं कि भारत में 8 नंबर जो सवाल है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। एक लाइन में केवल जवाब देना, आपको किसी ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है कि भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए सवाल नंबर 9 है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क को देखकर किया जाता है। चलिए हॉलमार्क चिन्ह है। सवाल नंबर 10 है कि गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से 8, 9, 10 आपको एक लाइन में जवाब मिल गया। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस लेवल में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।